उसमें एक पतली मुंह वाली बोतल, एक एलम्बिक, एक गिलास नाली पाइप और कई टेस्ट ट्यूब और बीकर थे। जब अभिमन्यु ने सेट खरीदा तो उन्हें कपास से भरे एक बड़े लिनन बैग में रखा गया था। उसने डेस्क पर सब कुछ इकट्ठा कर लिया। जीरो, मुझे दवा का मिक्सचर बनाने के लिए सभी आवश्यक डेटा दिखाओ और होमोस्टेटिस दवा की क्राफ्टिंग प्रक्रिया शुरू करो। अभिमन्यु ने जीरो को आदेश दिया। मिशन शुरू हुआ। सिमुलेशन शुरू किया गया। अवधि 2 घंटे 15 मिनट। सफलता दर 15%। जीरो ने बताया। 15%? नॉट बैड। अभिमन्यु सफलता दर से संतुष्ट था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना आसान होगा। आज मैं पहली बार एक दवाई के मिश्रण का सिमुलेशन कर रहा हूं। काश आज पिताजी मेरे इस प्रयोग को सफल होते देख पाते, अभिमन्यु ने सोचा। उसे पिछले कई दिनों से भवानी सिंह की बहुत याद आ रही थी। वो जब से इस दुनिया में आया था, भवानी सिंह के साथ उसका एक बहुत ही इमोशनल रिश्ता बना हुआ था, इसलिए उनकी कमी उसे हमेशा महसूस होती थी। प्रोफेसर चक्रपाणी को भी वो अक्सर याद किया करता था। आज अपने इस पहले प्रयोग को करने से पहले उसने अपने जीवन में महत्वपूर्ण इन दोनों लोगों को याद किया। जीरो ने सफलता दर का कैलकुलेशन अभिमन्यु की अभी की दिमागी शक्ति, मन और अन्य स्थिति के आधार पर की थी। वास्तव में अभिमन्यु की सफलता दर बहुत अधिक थी। एक औसत पोजीशन स्टडी जादूगर अपेरेंटिस की सफलता दर केवल 5% होती है, जबकि मुख्य रूप से चिप के कारण अभिमन्यु की सफलता दर 15% थी। यहां केवल एक चीज और थी जो उसे करने की जरूरत थी, वो थी सिमुलेशन परिणाम की प्रतीक्षा। सिमुलेशन समाप्त होने के बाद चिप सफलता दर को बढ़ा देगी। इसके बाद वो और भी अधिक सफलता दर प्राप्त करने में सफल होगा। 2 घंटे बाद जीरो ने दवा बनाने की प्रक्रिया को पूरा किया। अभिमन्यु डेस्क के सामने खड़ा हो गया और सिमुलेशन के परिणामों के अनुसार जड़ी बूटियों की आवश्यक मात्रा को मापने लगा। उसने सब कुछ बीकर में डाल दिया और एक तेल बर्नर का उपयोग करके उसे गर्म करना शुरू कर दिया। सामान्य तेल की लैंप की तुलना में बर्नर की नीली लौ का तापमान बहुत अधिक था। अब अभिमन्यु ने बीकर में थोड़ा पानी डाला, जिससे सब कुछ अंदर से भीग गया, और फिर उसने बीकर को ढक्कन से ढक दिया। पानी को उबलने में लगभग 2 मिनट का समय लगा और अंदर की जड़ी बूटियां रंग बदलने लगी। बीकर के अंदर उबलता पानी हल्का बैंगनी हो गया क्योंकि ढक्कन से भाप रिस रहा था। 10 मिनट बाद अभिमन्यु ने बैग से कुछ रुईली और बीकर से ढक्कन हटा दिया, जिससे हवा में सफेद भाप उठी और अभिमन्यु ने बीकर के अंदर लिक्विड को देखा और उसने जीरो को आदेश दिया कि वो उसे अंदर की जानकारी बताए। बीकर हवा में नीले रंग के हॉलोग्राम में बदल गया, जिसमें डेटा की एक सूची लिखी हुई थी। तापमान, परिवर्तन, गतिविधियों और मौलिक बदलावों को देखते हुए डेटा लगातार बदलता रहा। अचानक उसने अपनी उंगली फड़फड़ाई और तभी एक लाल वस्तु पानी में गिर गई। मंत्र का आह्वान करते हुए अभिमन्यु के होंठ कांप रहे थे। उसकी आवाज कभी ऊंची तो कभी गहरी थी। उसके स्वर में परिवर्तन के साथ बीकर के अंदर का लिक्विड बदलने लगा और वो अचानक उबलना बंद हो गया। बुलबुले और भाप भी धीरे धीरे गायब हो गए। गर्मी इतनी तेज थी, फिर भी लिक्विड की सतह जमने लगी। यह अजीब प्रोसेस करीब 10 मिनट तक चला। अंत में बीकर के नीचे की लपटें अपने आप बुझ गई और अभिमन्यु ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। लेकिन अचानक से बीकर के अंदर का पिघला हुआ लिक्विड फिर से उबलने लगा और उसका रंग भी बदलना बंद हो गया। क्या 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 मैं फेल हो गया? अभिमन्यु खुद में बुदबुदाया। उसने बीकर को पकड़ लिया और सब कुछ सिंक में डाल दिया। वॉशरूम और टॉयलेट कमरे के 2 हिस्सों में बटे हुए थे और उसकी डेस्क वॉशरूम के करीब थी। जीरो, मुझे बताओ कि क्या मैं फेल हो गया? अभिमन्यु ने जीरो को आदेश दिया। आपकी दिमागी शक्ति आपकी गतिविधियों के साथ अच्छी तरह से तालमेल नहीं बिठा रही थी, जीरो ने बताया। ठीक है, वैसे भी ये मेरी पहली कोशिश थी, अभिमन्यु ने एक गहरी सांस लेते हुए सोचा। उसने बीकर को वापस तेल बर्नर पर रख दिया।
शाम को अभिमन्यु ने अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ अपने हाथों में हरे रंग की लिक्विड से भरे 2 टेस्ट ट्यूब को पकड़ रखा था। अभिमन्यु ने जादुई दवा बनाने की कोशिश में 8 घंटे बिताए थे, फिर भी वो 10 कोशिशों में से केवल 2 बार ही सफल हुआ। उनमें से एक ब्लड फ्लो दवा तो 10 से अधिक जादुई पत्थर के लिए बेची जा सकती थी। मैंने हर चीज के लिए 2 जादुई पत्थरों का भुगतान किया, लेकिन मैं इस जादुई दवा को बेचकर 20 जादुई पत्थर कमा सकता हूं। आखिरकार मेरी मेहनत सफल हो ही गई। हालांकि यह सब चिप की सहायता से मुमकिन हो पाया है। मैं केवल 2 जादुई दवा ही बना सका हूं। अभिमन्यु अपना सिर हिलाते हुए बड़बड़ाया। वो थोड़ा निराश महसूस कर रहा था, लेकिन अब वो इसका कारण जानता था कि यह दवाई इतनी दुर्लभ क्यों थी। अच्छी बात है, जीरो इस तरह के कामों में बेहद मददगार है। यह मेरा हमेशा फायदा ही कराता है, और अगर मैं सीखना जारी रखता हूं तो मैं अपने द्वारा बनाई गई सभी जादुई दवाइयों के साथ बहुत सारे जादुई पत्थर जमा कर पाऊंगा। अभिमन्यु ने सोचा। उसने आज का सारा समय जादुई दवाई बनाने में बिताया था। इस समय उसका मूड बहुत अच्छा था, क्योंकि इस समय उसे जादुई पत्थरों को कमाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसका हल उसने तो ढूंढ ही लिया था। कल अनिका भी आएगी और वो इस बारे में जरूर पता लगा लेगी। एक औसत जादूगर स्टूडेंट के लिए इतनी उच्च सफलता दर का होना असंभव है, इसलिए वो अपने परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अफवाहें फैलाने की कोशिश तो जरूर करेगी। मुझे जादुई दवाई बनाने के लिए दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। क्या मुझे उसे कमरे के बाहर ही रखना चाहिए, या मुझे लैबोरेटरी में यह दवा बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर केंद्र के लिए आवेदन करना चाहिए? क्या करना चाहिए मुझे? अभिमन्यु के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, जिसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया था। उसे एक बेहतर योजना का पता लगाने और उन 2 दवाइयों को छिपाने की जरूरत थी जो उसने बनाई थी। उसने दवाई बनाना किसी प्रोफेसर से कभी नहीं सीखा, फिर भी वो इस प्रोग्राम में कामयाब हो गया। इसलिए यहां के लोग उससे ईर्ष्या भी कर सकते थे, और वे लोग केवल फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए उसकी हत्या करने का भी प्रयास कर सकते थे। इसलिए अभिमन्यु बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी का उसकी ओर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित हो। उसे लगा कि अगर वो किसी गुप्त चिप की खोज करे तो शायद इस मामले को सुलझाया जा सकता है। मुझे लगता है कि अभी बेहतर यही होगा कि मैं इन दवाइयों को छिपा दूं और बाद में इन्हें बेचूं। एक जादूगर स्टूडेंट को सफलतापूर्वक दवाई बनाने में वर्षों लग जाते हैं, और मुझे बस सारे रिसोर्सेस की जरूरत होगी। हो सकता है कि दूसरों को मेरी औषधि बनाने का कौशल दिखाने से पहले मुझे कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं अभ्यास करना जारी रख सकता हूं और मानसिकता औषधि के लिए जो फॉर्मूला है उसको बार बार प्रैक्टिस करता रहूंगा, लेकिन मुझे सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने के लिए एक स्रोत तो खोजना ही होगा। अभिमन्यु ने आगे सोचा, क्योंकि उसने दूसरों के लिए अपनी दवाई के मिश्रण कौशल को छुपाने का फैसला किया। उसने दोनों दवाइयों को अपनी थैली के अंदर रखा और अनिका से जो उसने एग्रीमेंट किया था उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें कोई अजीब शर्त नहीं लिखी हुई थी, इसलिए उसने तुरंत अग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर करने के बाद उसने रुद्रा द्वारा भेजे गए पत्र को देखा और उसे खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय अभिमन्यु, कालचक्र विद्यापीठ में आपका जीवन कैसा है? मैंने सुना है कि आपका स्कूल काला जादू के लिए मशहूर है और ये एक भयानक जगह है। मुझे आशा है कि रात के दौरान कोई कंकाल या लाश आपके सपनों में आकर आपको परेशान नहीं करता होगा। अभिमन्यु ये पत्र पढ़कर हंस रहा था। उसने पत्र को आगे पढ़ना जारी रखा। मैंने सफेद महामहिम महल के इतने खराब आकार में होने की उम्मीद नहीं की थी। मैंने केवल भर्ती होने के लिए बहुत मेहनत की थी, और केवल यह पता लगाने के लिए कि 2 अन्य टॉप ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस स्कूल के संबंध कैसे हैं। जाहिर है केवल आप ही मेरा पत्र प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा भेजे गए अन्य पत्र सभी गायब हो गए। 2 बड़े देश हमें रोक रहे हैं अभिमन्यु, इसलिए मुझे डर है कि हम जल्दी नहीं मिल पाएंगे, और जब तक आप इस पत्र को पढ़ेंगे तब तक मैं मिशन के लिए महल से निकल चुका हूंगा। यहां सामान प्राप्त करने के लिए हमारे पास मिशन को पूरा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरा अगला मिशन कहां होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं भविष्य में आपसे मिलूंगा। पत्र यही समाप्त हो गया, लेकिन अचानक अंतिम पंक्ति के नीचे एक चांदी की बिंदी दिखाई दी और एक सिग्नेचर किया हुआ था,
जिस पर रुद्रा भागची लिखा हुआ था। चंदादेव? अभिमन्यु इस तरकीब को जानता था जो विशेष रूप से करना आसान था। रुद्रा ने केवल कुछ एनर्जी पार्टिकल्स को कागज पर जोड़ दिया, केवल विशेष शर्तों को पूरा करने पर खुद को प्रकट करना। कोई भी सभ्य लेवल 1 या 2 का जादूगर स्टूडेंट ऐसा कर सकता है। अभिमन्यु ने पत्र बंद किया और लिफाफे में वापस रख दिया। वो डेस्क के पास कुर्सी पर बैठ गया और सोने से पहले कुछ देर सोचता रहा। अगली सुबह अभिमन्यु का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटा रहा था। अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोली और बिस्तर से उठा। उसे अभी भी थोड़ी नींद आ रही थी। उसने क्रिस्टल घड़ी में समय देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। एक तो अंडरग्राउंड स्कूल में पढ़ने में उसे समस्या यह थी कि वो कभी नहीं जान पाता था कि यह दिन का समय है या रात का। अभिमन्यु ने अपने कपड़े पहने और दरवाजा खोला। उसने देखा कि अनिका अपने चेहरे पर मुस्कान लिए दरवाजे के पास खड़ी थी और अन्य जादूगर स्टूडेंट दालान में से गुजर रहे थे। क्या मैंने आपके मीठे सपनों को तोड़ने की गलती की है? अनिका ने अभिमन्यु की ओर देखते हुए शरारती अंदाज में पूछा। उसने एक कमरे में कदम रखा और दरवाजा बंद कर दिया। क्या तुमने अग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए? अनिका ने कमरे में घुसते ही उससे पूछा। कर दिया, अभिमन्यु ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया और डेस्क से अग्रीमेंट लेकर उसे सौंप दिया। अनिका ने खुशमिजाज चेहरे के साथ अग्रीमेंट लिया। उसने अभी भी अपना तंग शिकार सूट पहना हुआ था, लेकिन उसने चमड़े की पैंट को एक छोटी स्कर्ट में बदल दिया था। उसके पैर लंबे और पतले थे, जो उसके लंबे काले जूतों में बहुत अच्छे लग रहे थे। अभिमन्यु, क्या तुम मुझे चाहते हो? अनिका ने खुद को अभिमन्यु की बाहों में जकड़ लिया और उसे नीचे से ऊपर देखने लगी और उसके गालों को अपने हाथों से छूने लगी। उसके स्तन की स्पर्श से अभिमन्यु उत्तेजित हो गया और वो एकदम से हकलाते हुए बोला, क्या मेरी कुछ ही मिनटों में प्रोफेसर आनंद स्वरूप के साथ एक बहुत ही जरूरी क्लास है अनिका। अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा और धीरे से उसे अपने और निकट खींच लिया। आज शाम हमारे पास अच्छा खासा समय होगा एक दूसरे को समझने के लिए, है ना? अभिमन्यु ने कहना जारी रखा और ये कहते हुए उसने अपने हाथों को अनिका की स्कर्ट के अंदर पहुंचा दिया और अपने हाथों से धीरे धीरे अनिका की कमर पर घुमाने लगा। मुझे पता था कि तुम मुझे ही चुनोगे। मुझे ऐसा आदमी पसंद है जो खुद को कंट्रोल कर सके और अपने फ्यूचर के लिए सही फैसले ले सके, अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। यह सुनते ही अभिमन्यु ने अनिका को अपने करीब खींच लिया और उस पर चुंबन की बरसात करने लगा। उनका जवान प्यार पूरी रात मोहब्बत की नई नई मंजिलें तलाशता रहा। अनिका ने रात अभिमन्यु के कमरे में ही गुजारी, लेकिन चूंकि उनका कमरा साउंड प्रूफ था और उनके कमरों में बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं था, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि उन्होंने रात एक ही कमरे में सेक्स करते हुए गुजारी थी। अगले दिन अभिमन्यु पूरी तरह रिलैक्स होकर उठा, लेकिन उसने अब आगे से सेक्स ना करने का फैसला किया क्योंकि उसके पास और भी बहुत महत्वपूर्ण काम थे। दरअसल वो कई अलग अलग क्लास में शामिल हो गया था। उसने अगले 10 दिनों में किसी भी अन्य जादूगर स्टूडेंट की तरह मुफ्त क्लासेस के लिए कई अलग अलग बातचीत में भाग लिया और सुना। फिर अभिमन्यु अपनी अतिरिक्त जानकारी की जांच करने के लिए लाइब्रेरी गया और अपने मंत्रों की प्रैक्टिस करने के लिए आनंद स्वरूप प्रयोगशाला में भी शामिल हो गया। उसे जो काम करने चाहिए थे वो कर रहा था और अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहा था। एक जादूगर स्टूडेंट के रूप में अभिमन्यु की प्रतिभा का लेवल एवरेज था, लेकिन उसके पास सीखे गए ज्ञान को याद रखने और संग्रहित करने में उसकी सहायता करने वाली चिप थी। हालांकि अन्य जादूगर स्टूडेंट्स के पास चिप नहीं थी, इसलिए उन्हें सब कुछ समझने में अधिक समय लगाने की आवश्यकता थी। कुछ जादूगर स्टूडेंट्स को मंत्रों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा ही सीखने में पूरा महीना लग जाता था, जबकि कुछ को इसके लिए 1 वर्ष से अधिक की आवश्यकता होती थी। उनमें से अधिकांश के पास पर्याप्त दिमाग और मन था, लेकिन मौलिक ज्ञान की कमी के कारण वे अगले लेवल तक पहुंचने में फेल हो जाते थे।
ध्यान के दौरान होने वाले परिवर्तनों से निपटने में उन्हें परेशानी होती थी। उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि इन समस्याओं को हल कैसे किया जाए। इस प्रकार वे अगले लेवल तक नहीं पहुंच पाते थे। अनिका के साथ बने इस नए रिश्ते का अभिमन्यु के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो अपनी चिप की सहायता से जादुई पत्थर कमा पाएगा? अभिमन्यु ने अपना दिन उन कार्यों को करने में बिताया जो कोई अन्य जादूगर स्टूडेंट करता, जबकि उसने विभिन्न जादुई सूत्रों का प्रयोग करने में पूरी रात बिताई थी। चिप की सहायता से उसने पहले ही दूसरा जादुई मॉडल सीख लिया था। उसने अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन वो पहले से ही काल चक्र विद्यापीठ में शीर्ष जादूगर स्टूडेंट्स में से एक बन चुका था। अभिमन्यु जादुई मॉडल को अपनी चिप पर संग्रहित कर सकता था और उन्हें किसी विशेष वस्तु की तरह यूज कर सकता था। हालांकि अभिमन्यु केवल अपने द्वारा सीखे गए मंत्रों का उपयोग कर सकता था और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उन्हें डाल सकता था। किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए विशेष वस्तुओं को सक्रिय करने की तुलना में इमीडिएट कास्टिंग करना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। केवल जादूगर ही तत्काल कास्टिंग करने में सक्षम थे, लेकिन चिप एक समय में केवल एक सीखा हुआ मंत्र मॉडल जमा कर सकता था। अभिमन्यु ने एक बार 2 स्टोरेज करने की कोशिश की, लेकिन मंत्र केवल शुद्ध ऊर्जा छोड़कर गठबंधन करने में विफल रहा। फिर भी ये अभिमन्यु के लिए बेहद मददगार था, क्योंकि ऐसा लगता था कि उसके पास कुछ ऐसा है जो मंत्रों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। बाजार में विशेष स्टोरेज वस्तुओं की कीमत 2000 जादुई पत्थर हैं, लेकिन अभिमन्यु को वर्तमान में उनमें से किसी को भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। उसके अग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने के बाद दूसरी लड़की भी उसके पास आ गई, लेकिन अभिमन्यु को उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसने सोचा था कि उसके लिए अनिका का होना ही काफी है। इसके अलावा अनिका के परिवार ने उसे पहले से ही बहुत सारे जादुई पत्थर, सोर्स और भुगतान किए गए पाठ्यक्रम भेज दिए थे। अग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने के बाद उसे जो मिला, अभिमन्यु उससे संतुष्ट था। उसे केवल इतना करना था कि वो दूसरों को यह दिखाए कि वो अनिका के परिवार से जुड़ा हुआ है। एक और आधा महीना बीत गया, फिर भी अभिमन्यु अपनी चिप पर केवल अचेत करने वाला जादू स्टोर कर सका था। थकावट के हाथ की कास्टिंग को पूरा करने के लिए रूट डस्ट की आवश्यकता होती है, और इसलिए अभिमन्यु इसे चिप पर आसानी से स्टोर नहीं कर सका। उसने पिछले कई दिनों से मानस को नहीं देखा था। क्या मानस दूसरे ग्रुप में चला गया? अभिमन्यु ने हैरानी से सोचा। उसने अन्य जादूगर स्टूडेंट्स के बेफिक्र चेहरों को देखा और जांच की कि कहीं कोई हंगामा तो नहीं हुआ। अनिका ने उसे खबर तो बताई थी, लेकिन उसने खुद कभी ऐसा कुछ होने के बारे में नहीं सोचा था। खैर, ये सच है, शायद ये कल हुआ था। अनिका थोड़ी निराश लग रही थी। नीलकंठ नृपति, आइस माइंड रीडर और कई अन्य लोगों के साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ है, उसने कहना जारी रखा। क्या हुआ? लेकिन उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। अभिमन्यु ने धीरे से बैठने से पहले एक बार लंबी सांस ली। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि मानस के परिवार से जुड़े सभी लोग दल बदल कर चुके हैं। कुछ बड़ा हो रहा है। हम भी ये नहीं जानते कि आखिर हो क्या रहा है, अनिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अभिमन्यु को यह समझ आ गया कि एक तूफान आने वाला है। कुछ समझ में आने पर अभिमन्यु के हाव भाव बदल गए। अभिमन्यु ने अनिका को देखा और साथ में उस लड़की को भी, जिसके साथ उसने यौन संबंध बनाए थे और कभी कभार उसके साथ अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर लेता था। स्टेज 2 तक पहुंचने के लिए अनिका अधिक समय ध्यान में बिताती थी। उन दोनों का संबंध दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा था। तुम क्या सोचते हो? मैंने सुना है कि हम जादुई काली पीठ के खिलाफ हारने वाले पक्ष में हैं, अनिका ने धीमी आवाज में पूछा। अब पहले यह बताओ कि तुम कैसी हो? अभिमन्यु ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय वापस सवाल पूछा। वो अनिका के साथ ज्यादा समय नहीं बिताता था, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल उसके परिवार से सोर्स प्राप्त करना था। मुझे डर है कि मुझे अपने परिवार के पास वापस जाना होगा। यहां की स्थिति मेरे माता पिता को चिंतित कर रही है, अनिका ने रोने के स्वर में कहा। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? मैं कालचक्र साम्राज्य की सीमा पर एक पद के लिए आवेदन करने जा रहा हूं।
और मुझे लगता है कि यहां से ज्यादा वो जगह सेफ है। केवल सामान्य नागरिक ही वहां रहते हैं और उस एरिया के आसपास कोई महत्वपूर्ण सोर्स नहीं है, इसलिए जादूगर इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि युद्ध से सीमा पर स्थिति बदल सकती है। अभिमन्यु ने फीकी आवाज में कहा, मैं चाहती हूं कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं। मेरे माता पिता, भाई बहन सब वहां हैं। मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। अनिका ने दबी हुई मुस्कुराहट में जवाब दिया। हाँ, समझ सकता हूं मैं। अभिमन्यु ने बोलना बंद कर दिया। वे दोनों जानते थे कि अगर वे अलग अलग रास्ता चुनने का फैसला करते हैं तो वे लंबे समय तक एक दूसरे से मिलने नहीं जा सकेंगे। अग्रीमेंट के आधार पर अभिमन्यु को जादूगर बनने के बाद अनिका के परिवार की मदद करनी थी, लेकिन ऐसा कुछ इतनी जल्दी होता नहीं लग रहा था। अनिका ने एग्रीमेंट के बारे में उल्लेख किए बिना अपने परिवार में वापस जाने की बात कही, जिसका अर्थ था कि उसके परिवार ने पहले ही अभिमन्यु के साथ अग्रीमेंट को खत्म करने का फैसला ले लिया था। अभिमन्यु के साथ अनिका की बातचीत में अग्रीमेंट के बारे में कुछ भी शामिल नहीं था। बातचीत के दौरान अभिमन्यु उसके सीक्रेट इरादों को समझ सकता था। उसका परिवार अब उसकी मदद नहीं करने वाला था और अभिमन्यु को उसके परिवार ने जो कुछ भी दिया था उसे वो वापस नहीं करना चाहता था। स्कूल की प्रेजेंट हालत के कारण अनिका का परिवार अभिमन्यु के जादूगर बनने का इंतजार नहीं करने वाला था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो? अभिमन्यु ने फिर पूछा। अनिका एक सेकंड के लिए झिझकी। वो अपने पास मौजूद हर पसंद नापसंद के फायदे और नुकसान को तौल रही थी। थोड़ी देर बाद उसने ये सोचकर सिर हिलाया कि अपने परिवार में वापस जाना अभी भी बेहतर चुनाव है। डाइनिंग हॉल से निकलने से पहले उन्होंने चुपचाप अपना खाना खत्म किया। लंच के बाद अभिमन्यु सीधे अपने प्रोफेसर के दफ्तर चला गया। प्रोफेसर तारा, जिन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह से काले वस्त्र से ढका हुआ था, अध्ययन के बीच में बैठी हुई थी। अभिमन्यु ने देखा कि दरवाजा खुला था और फिर एक सफेद वस्त्र में एक महिला अध्ययन रूम से बाहर निकल गई। अभिमन्यु ने झुककर उसके चेहरे की ओर देखा। यह देखकर कि उसने व्हाइट ड्रेस पहन रखी है, यह कंफर्म हो गया कि निश्चित रूप से यह एक जादूगर थी। वो महिला बेजान सी लग रही थी। उनकी आंखें काली थीं। अगर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली तो ऐसा लगेगा कि उनकी आंखों के सॉकेट के रूप में 2 ब्लैक होल हैं। उनकी त्वचा पर कई निशान थे, लेकिन वे निशान गुलाबी रंग होने के बजाय काले सड़े हुए मांस की तरह लग रहे थे। ऐसा लगता है जैसे कि कोई मरा हुआ शरीर अपने कब्र से बाहर आ गया, अभिमन्यु ने सोचा। महिला ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, केवल कोने के आसपास गायब हो गई। अभिमन्यु, अंदर आ जाइए। कमरे से प्रोफेसर तारा की आवाज आई। अभिमन्यु सीधे अध्ययन रूम में चला गया और अपनी प्रोफेसर के शब्दों को सुनकर दरवाजा बंद कर दिया। वो जादूगर जीविका थी, मेरी एक छात्रा, प्रोफेसर तारा ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वो मुस्कुराने के बाद और भी भयानक लग रही थी। प्रोफेसर ने अभिमन्यु को बीच में ही टोक दिया। मैं जानती हूं कि तुम सीमा पार जाना चाहते हो, है ना? तुम आज यहां आने वाले 15वें छात्र हो और सभी का उद्देश्य तुम्हारे जैसा ही है। लेकिन सच तो यह है कि मेरे पास केवल 18 छात्र हैं। फिर भी तुम में से 15 स्कूल छोड़ना चाहते हो। प्रोफेसर तारा ने आह भरी। मुझे पता था कि तुम सुरजन के मिशन से बच गए हो और हर दिन स्कूल की स्थिति बदतर होती जा रही है। मुझे लगता है कि तुम्हारी पसंद सही है। हालांकि सीमा पर बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, पर सुरक्षा की गारंटी तो है और तुम्हें जादूगरों की लड़ाई में शामिल भी नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहना जारी रखा। आपकी समझ के लिए धन्यवाद प्रोफेसर, अभिमन्यु ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा। सीमा के आसपास कई देश हैं। आप किस में जाना चाहते हैं? जो स्कूल के करीब है, काल साम्राज्य की तरह, या कहीं दूर मनोरथ की तरह? प्रोफेसर तारा ने अभिमन्यु से पूछा। प्रोफेसर, कालचक्र साम्राज्य।
तब मैं किसी भी दिन यहां लौट सकता हूं, अभिमन्यु ने कहा। अच्छा, लेकिन कालचक्र साम्राज्य के 24 प्रदेश हैं। अधिकांश स्टूडेंट्स ने तो कहीं और जाने का आवेदन किया है। कालचक्र साम्राज्य में जाने का फैसला करने वाले केवल 2 लोग हैं, तुम तीसरे हो। ये एक बहुत बड़ा देश है अभिमन्यु। मुझे संदेह है कि तुम भविष्य में एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाओगे। तुम वहां अपने दम पर रहोगे। प्रोफेसर तारा ने सोचते हुए कहा। और हां अभिमन्यु, तुम्हें अपने लिए आवश्यक सभी रिसोर्सेज प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्रोफेसर, कम से कम मुझे तो अपने देश वापस लौटने की जरूरत नहीं है। विदेशों में मुश्किल से ही कोई जादुई सोर्स है। इसके अलावा मैंने पर्याप्त जादुई पत्थर कमा लिए हैं। क्या आप अब भी मुझे ब्लैक लेड पोशन बेच सकती हैं क्या? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए पूछा। जरूर, तुम जो ढूंढ रहे हो वो यही है। अगले ही पल प्रोफेसर तारा ने दराज से चांदी की एक छोटी बोतल निकाली। यह देखकर अभिमन्यु बहुत खुश हुआ। उसने उन्हें एक हाई क्वालिटी वाला जादुई पत्थर दिया। एक हाई क्वालिटी का जादुई पत्थर 10 से अधिक मिडिल क्लास के जादुई पत्थरों के बराबर था, जो कि ब्लैक लेड पोशन के लिए पर्याप्त से अधिक था। जादुई दवा प्राप्त करने के बाद अभिमन्यु ने तारा का अभिवादन किया। मैं गार्ड से बात करूंगी ताकि वे तुम्हें जाने से ना रोकें। अब तुम जा सकते हो, प्रोफेसर तारा ने कहा। प्रोफेसर का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमन्यु ने कमरे से बाहर निकलने से पहले विदाई ली। अभिमन्यु ने महसूस किया कि उसने बहुत पहले स्कूल में प्रवेश नहीं लिया था, लेकिन अब उसे छोड़ना पड़ रहा है। उसके बाद उसे स्वयं सभी सामानों की तलाश भी करनी होगी। अच्छी बात यह थी कि उसने चिप पर अपनी जरूरत की सारी जानकारी पहले ही स्टोर कर ली थी। सारी जानकारी अनिका के परिवार से प्राप्त भी कर ली थी, और यह उसके लिए तब तक काफी था जब तक कि वो एक जादूगर नहीं बन जाता। हालांकि उसे अभी भी अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाने की जरूरत थी। यदि अभिमन्यु लेवल 3 पर पहुंच जाता है तो वो प्रोफेसर तारा का परमानेंट शिष्य बन सकता है। उसके बाद उसे ब्लैक लीड पोशन जैसी कई चीजें मुफ्त में प्राप्त हो जाएंगी। हालांकि अभिमन्यु जैसे लोग केवल सामान्य जादूगर स्टूडेंट थे, जिन्होंने स्कूल में रहने के लिए ट्यूशन फीस जमा की थी। स्कूल ने उन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया था, इसलिए स्कूल उन्हें जाने से भी नहीं रोकेगा। स्कूल छोड़ना मेरे लिए अच्छा हो सकता है, अभिमन्यु ने हॉल से नीचे जाते हुए बुदबुदाया। जीरो, अभी मेरी दिमागी शक्ति कैसी है? उसने पूछा। आपकी दिमागी शक्ति 3.4 है। अगले लेवल तक पहुंचने के लिए आपको 6 दिमागी शक्ति की आवश्यकता है, जीरो ने बताया। मुझे लगता है कि जाने से पहले मुझे बाजार का दौरा कर लेना चाहिए, अभिमन्यु ने सोचा। अंडरग्राउंड मार्केट। अभिमन्यु बाजार में बहुत दिनों तक घूमता रहा, लेकिन अब उसे वो आदमी नहीं मिल रहा था जिसने उसे दवाई बनाने की इक्विपमेंट्स बेची थी। आज पहले की तुलना में कम जादूगर स्टूडेंट्स सामानों की जांच कर रहे थे। चौक पर 6 दुकानें बनी हुई थीं। आसपास के लोगों की कमी से जगह जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल एक चीज जो अभिमन्यु सुन सकता था वो था दीवार की मशालों से आने वाला शोर। वहां पत्थर की जमीन पर काफी कचरा पड़ा था। अभिमन्यु टूटे हुए कांच के इक्विपमेंट्स, टूटे हुए कांसे के छल्ले और फटे हुए भूरे रंग के वस्त्र देख सकता था। वो जमीन पर खून के निशान भी देख सकता था। इस घटना ने अभिमन्यु को एक छोटी सी दुकान में चलते हुए अपनी भौहों को कुरेदने पर मजबूर कर दिया। कई जादूगर स्टूडेंट्स कॉलेज की प्रेजेंट स्थिति और रेगिस्तान के बारे में बातें कर रहे थे। अभिमन्यु इन सबको नजरअंदाज करते हुए दुकान के अंदर चला गया। उसने सामान को देखा और अंदर चांदी की धूल के साथ एक छोटी थैली रख ली। फास्फोरेंस पाउडर चाहिए, 2 जादुई पत्थर दो। इस बार भी दुकान का मालिक एक जादूगर स्टूडेंट ही था जिसने बकरे जैसी दाढ़ी रखी हुई थी। अभिमन्यु ने 2 जादुई पत्थर निकालकर डालने से पहले सिर हिलाया और फिर लिस्ट में ढूंढना शुरू कर दिया। वो सब कुछ लेने का इरादा रखता था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो इस जादुई बाजार को फिर कब देख पाएगा।
उसी समय एक अन्य जादूगर स्टूडेंट ने स्टोर में प्रवेश किया। यह वही गोरा लड़का था जिसे उसने पिछली बार देखा था। उसकी विशेषताएं बिल्कुल नहीं बदली थी। उसने दुकानदार को आवाज लगाई, मेरे पास कुछ स्पेशल जादुई सामान है, मुझे यहां मूल्य मिलेगा क्या? क्या है तुम्हारे पास? अभिमन्यु ने धीरे से पूछा। अगर आप इनमें रुचि रखते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं, गोरे लड़के ने कहा। अरे तुम फिर से आ गए। मैंने तुमसे पिछली बार कहा था ना कि तुम्हारे सामान बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं है। मैंने तुम्हें 3 जादुई पत्थर इसलिए दिए थे क्योंकि हम दोनों का प्रोफेसर एक ही है। दुकानदार जादूगर ने गुस्से में जवाब दिया, कृपया नजर डालें, शायद आपको कुछ चाहिए हो। घबराए हुए चेहरे के साथ सुनहरे बालों वाले लड़के ने अपना बैग खोला और कुछ सोचते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जादुई दवा के अध्ययन से संबंधित कुछ भी नहीं चाहिए। उन चीजों को खरीदने वाला शायद ही कोई हो। दुकानदार ने कहा, क्या अभिमन्यु जादुई दवा का सही अध्ययन कर पाएगा? क्या वो स्कूल से बाहर निकलकर अपनी एक नई दुनिया तलाश कर पाएगा? मैंने तुमसे कहा था कि अपने जादुई पत्थरों को इस तरह खर्च मत करो। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। दुकानदार जादूगर ने शांत होने के बाद विनम्रता से कहा, दवाई जादूगर अध्ययन से संबंधित आइटम? अभिमन्यु ने सोचा, क्या मुझे तुम दिखा सकते हो कि तुम्हारे पास कौन सा सामान है? मैं दवा बनाने से संबंधित वस्तुओं की ही तलाश कर रहा हूं, अभिमन्यु ने पूछा। उसे अब यकीन हो गया था कि यह वही गोरा लड़का है जिससे वो उस समय मिला था जब वो दवा बनाने के इक्विपमेंट्स खरीद रहा था। अभिमन्यु के पास अभी भी लगभग 5 जादुई पत्थर थे। उसके स्कूल छोड़ने के बाद तो उसके पास उनका उपयोग करने का कोई अन्य तरीका नहीं था। यह देखकर कि गोरा लड़का जादुई पत्थर या अन्य सामग्रियों के लिए अपनी वस्तुओं का व्यापार करने की कोशिश कर रहा है, यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता था कि स्कूल की स्थिति खराब होती जा रही थी। इसलिए उसके पास अब जादुई दवा का अध्ययन करने का समय नहीं बचा था। तुम्हें यह चाहिए? 3 जादुई पत्थर के बदले आप ये ले सकते हैं। इस गोरे लड़के ने अभिमन्यु से यह कहते हुए उसे एक बैग सौंप दिया। बैग लेकर अभिमन्यु ने अंदर की सामग्री को देखा। उसके अंदर कई चमड़े के स्क्रॉल, कुछ दवाई बनाने के उपकरण और साथ में कुछ अन्य चीजें भी थीं। क्या इसके अंदर इक्विपमेंट का पूरा सेट है और फॉर्मूला भी है क्या? अभिमन्यु ने धीरे से पूछा। हाँ, इसमें 2 फॉर्मूले हैं और साथ में एक उपकरण भी है। हालांकि इनमें से कुछ टूट गए हैं, लड़के ने तुरंत उत्तर दिया। अभिमन्यु ने बैग में से एक बॉक्स को घुमाकर उसे खोला। उस पर लिखा था, जागरूकता की दवाई। यह एक प्रवेश लेवल की दवा थी। यह देखकर अभिमन्यु की आंखें बड़ी हो गई। वो समझ गया था कि यह एक औपचारिक प्रवेश लेवल का फॉर्मूला है। देखो, मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसे नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान नहीं है, अभिमन्यु ने कहा। ठीक है, तुम इसे अपने कलेक्शन में रख सकते हो। आज गोरा लड़का थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। तुम जानते हो कि स्कूल पहले से ही सुरक्षा के लिए किताबों को लाइब्रेरी से बाहर ले जा रहा है, इसलिए तुम्हें कोई अन्य फॉर्मूला नहीं मिलेगा। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से 2 स्क्रॉलों पर लिखा भी है, जिससे तुम्हारी सफलता दर में निश्चित रूप से सुधार होगा। इसके अलावा तुम्हें मेरे नोट से लाइब्रेरी में मिलने वाली जानकारी की तुलना में कहीं अधिक जानकारी मिलेगी। गोरा लड़का समझाता रहा। अभिमन्यु समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने नोट्स पढ़े। वो लड़का वाकई में सच बोल रहा था। यह पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि अभिमन्यु ने पहले से ही चिप पर लाइब्रेरी में मिलने वाली अधिकांश जानकारी को जमा कर लिया था और गोरे लड़के के नोट्स में कुछ ऐसी जानकारी थी जिसे वो नहीं जानता था। उस लड़के ने जागरूकता की दवाई के बारे में कुछ उपयोगी नोट्स भी लिख रखे थे। अब ठीक है, मैं ये ले लूंगा। अभिमन्यु के पास सब कुछ पढ़ने का समय नहीं था, इसलिए उसने स्क्रॉल को वापस बैग के अंदर रख दिया। अभिमन्यु ने डील के हिसाब से उस गोरे लड़के को 3 जादुई पत्थर सौंप दिए। धन्यवाद, लेकिन रुको, मुझे लगता है कि तुम यहां से जाने वाले जादूगर स्टूडेंट्स में से एक हो, है ना? तुम एक अच्छे स्टूडेंट लगते हो। मेरे पास लोकल नक्शे की एक कॉपी है। इसके लिए मैं तुमसे केवल 1 जादुई पत्थर लूंगा। क्या सोचते हो? क्या तुम इसे लेना चाहोगे? गोरे लड़के ने यह कहते हुए अपनी आवाज धीमी कर ली। क्या तुम्हारे पास स्थानीय मानचित्र की एक कॉपी है? अभिमन्यु हैरान था।
जब से वो स्कूल आया था तब से वो इस नक्शे की खोज में था, लेकिन लाइब्रेरी में उसे केवल एक चीज मिली, वो थी आसपास के इलाकों की जानकारी। वो इसके अलावा और कुछ नहीं जान पाया, और अब ये गोरा लड़का उसे एक नक्शा पेश कर रहा था। अगर नक्शा सही था तो ये वास्तव में उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा। वैसे तो वो अनीका के परिवार से उस लोकल नक्शे की एक कॉपी मांग सकता था, लेकिन स्थिति बहुत तेजी से बदल रही थी। ऐसे में अभिमन्यु किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं, ये उलझन उसके मन में हमेशा ही बनी रहती थी। क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही नक्शा है? अभिमन्यु ने कंफर्म करने के लिए उससे पूछते हुए अपनी आवाज धीमी कर ली। मुझे यकीन है, गोरे लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। एक काम करो, चलो बात करने के लिए कोई और जगह ढूंढते हैं। अभिमन्यु गोरे लड़के को मार्केट के एक शांत कोने में ले गया। 10 मिनट बाद अभिमन्यु बैग और नक्शा लेकर अपने कमरे में लौट आया। पहले के विपरीत अब काल चक्र विद्यापीठ में पहले की तरह शोर शराबा नहीं था, क्योंकि मुश्किल से ही वहां कोई बचा था। ज्यादातर जादूगर स्टूडेंट्स वहां से चले गए थे। अभिमन्यु ने इतने बड़े स्कूल में और किसी को नहीं देखा था। वो तेल का दीपक जलाकर मेज के सामने बैठ गया। इसके बाद उसने नक्शा पढ़ना शुरू किया। नक्शे के बीच में एक बड़े लाल बिंदु के साथ एक मार्ग पर लाल चक्र विद्यापीठ का जिक्र था। वो कई पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। काल चक्र विद्यापीठ की उत्तरी दिशा में काल चक्र हाउस नामक एक और जादूगर ग्रुप था, जो उत्तर में एक विशाल क्षेत्र को नियंत्रित करता था। काल चक्र विद्यापीठ की पश्चिमी दिशा में एक समुद्र था, जिसमें केवल एक ही बंदरगाह थी। इसे विष्णु पड़ी कहा जाता था, और वो काल चक्र साम्राज्य विद्यापीठ की पूर्वी दिशा में स्थित था, और उनके बीच में केवल एक जंगल था। नक्शा पढ़ने में आसान था, क्योंकि नक्शे पर कई रास्तों को चिन्हित किया गया था। आकाश गंगा उत्तर में, समुद्र पश्चिम में, काल चक्र साम्राज्य पूर्व में, और पहाड़ दक्षिण में है। अभिमन्यु ने आखिरकार देश के इलाके और इसके विभिन्न स्थानों के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली। अभिमन्यु नक्शा पढ़ता रहा और सोचता रहा कि साफ तौर पर जिसने नक्शा बनाया था वो केवल स्कूल के आसपास की स्थिति के बारे में जानता था। उसमें और कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इसमें सबसे अच्छी जानकारी कालचक्र विद्यापीठ और कालचक्र साम्राज्य के बीच के 2 रास्तों के बारे में थी, क्योंकि अभिमन्यु को इससे पहले इसके बारे में नहीं पता था। उसने चिप में जमा सूचनाओं के माध्यम से इन रास्तों की खोजबीन शुरू कर दी। वहां का राजसी परिवार काफी हद तक जादूगर परिवारों द्वारा नियंत्रित था। वहां के प्रसिद्ध जादूगर उस इलाके के जागीर और जमीन पर राज करते थे, और अधिक संसाधनों वाले देशों को मजबूत जादूगर ग्रुप्स द्वारा नियंत्रित किया जाता था। अगर मुझे एक महान जादूगर बनना है और अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना है, तो मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां बहुत सारी सुविधाएं ना हो। साथ ही मुझे अभी भी जादूगरों की सहायता और अनुभवों की जरूरत है, नहीं तो मेरे लिए जादूगर बनना मुश्किल हो जाएगा, अभिमन्यु ने सोचा। उसकी उंगली तेजी से नक्शे के चारों ओर घूम रही थी, क्योंकि उसने उस रास्ते की जांच की जो उसे कालचक्र साम्राज्य की ओर ले जाएगा। मुझे पहले कालचक्र साम्राज्य में जाना चाहिए, फिर उन प्रदेशों में जाना चाहिए जो स्कूल के करीब हैं। मुझे किसी भी तरह एक शांत जगह ढूंढनी ही होगी। मैंने सुना है कि कालचक्र साम्राज्य के 2 पड़ोसी हैं, जादुई कालीपीठ और जनक साम्राज्य। अन्य देशों में तो बहुत ही कम जादूगर हैं, इसलिए जादूगरों ने उन देशों में कोई दिलचस्पी नहीं ली। अगर मैं वहां गया तो वहां से मैं कोई भी जादुई वस्तु नहीं खरीद पाऊंगा। मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह इलाका मेरी मातृभूमि जैसी है भी या नहीं। अभिमन्यु लगातार सोचता रहा। पास के इलाके जादुई गुफाओं में जादूगरों के ठहरने के लिए उपयुक्त स्थान थे। क्योंकि ये स्थान आमतौर पर जादुई सामग्री उगाने के लिए अच्छे थे, इसलिए जादूगरों ने उन क्षेत्रों को जादुई गुफा के रूप में प्रचारित कर दिया था। प्रत्येक गुफा में कई जादुई वस्तुएं बिकती थीं, और कुछ मजबूत जादूगर ग्रुप्स ने उन जगहों पर अपना अधिकार जमा लिया था। साथ ही उन जगहों की खुदाई भी शुरू कर दी थी, जिससे उनका मुनाफा सिर्फ उनके पास ही रहे। जादुई गुफाओं को जादूगरों की दुनिया में बैन किया गया था। अभिमन्यु ने यह सारी जानकारी किताबों से हासिल की थी। वो समझ गया था कि क्यों कुछ जगहों पर जादूगरों की एक बड़ी संख्या थी, जबकि कुछ जगहों पर बहुत कम या बिल्कुल भी जादूगर नहीं थे। यहां तक कि उन जगहों के निवासियों को भी लगता था कि जादूगर केवल
जंगलों में ही दिखाई देते हैं। दरअसल इसका मुख्य कारण जादुई गुफाएं थीं। जादूगर स्टूडेंट्स और जादूगरों को उन जगहों पर जाना पड़ता था जहां उनकी जरूरत की चीजें मिलती थीं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे हाई लेवल पर प्रमोट हुए बिना ही मर जाएंगे। अच्छे मौसम की स्थिति और कई वस्तुओं वाले स्थानों की सुविधा के कारण यहां कई जादूगर रहते थे। कुछ औसत दर्जे के जादूगर स्टूडेंट्स को छोड़कर उनमें से ज्यादातर को मुश्किल से अन्य क्षेत्रों की यात्रा करने की आवश्यकता थी। वे हर जगह थे। अभिमन्यु ने रास्ते की छानबीन की और बैग के अंदर नक्शा रख दिया। उसने जो 2 स्क्रॉल्स खरीदे थे उन्हें मेज पर फैला दिया। पहला स्क्रॉल जागरूकता की दवा थी और दूसरी दिमागी शांति की दवा थी। दोनों दवाइयां लोगों को उनकी मानसिक शक्ति बढ़ाने में मदद कर सकती थी। अब मुझे लगता है कि गोरा लड़का दवाइयों को बनाकर अपनी दिमागी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। कई अन्य जादूगर स्टूडेंट्स ने भी इन 2 दवाइयों को बनाने का प्रयास किया था, फिर भी वे लोग सफल नहीं हो पाए थे। एक औसत से ऊपर दवाई पर स्टडी करने वाले जादूगर स्टूडेंट बड़ी मात्रा में जादुई दवाओं का उपयोग करके एक अलग जादुई दवा बना सकते थे और ये अकेले ही उन्हें 100 जादुई पत्थरों की कीमत दिला सकता था। हालांकि दवाई केवल 20 जादुई पत्थर के लायक ही था। बस लागत पहले से ही उस लाभ को पार कर गई थी जो इसे मिलनी चाहिए थी। अभिमन्यु ने सोचा। अभिमन्यु ने पहले से ही चिप पर सब कुछ जमा कर रखा था, फिर भी वो उन सभी की कॉपी रखना चाहता था और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार होना चाहता था। उसने अपने पास मौजूद हर जरूरी सामान को अपनी मेज पर रख दिया। नक्शे, फॉर्मूला, उसकी चांदी की क्रॉसगार्ड तलवार, उसकी धातु की बनी लंबी धनुष और तरकश, उसकी जंजीर का पंजा, कई जहरीले खंजर, मृत आत्मा घास वाला बॉक्स, जादुई किताब, क्रिस्टल खंजर, लाल मोती। इन सब के अलावा उसके पास 2 जादुई स्वर भी थे और एक छोटी चमड़ी की थैली जिसमें लगभग 20 होमोस्टेटिस दवाइयां थीं। ये सब उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उसने जीवित रहने के इक्विपमेंट और कपड़े जमीन पर रख दिए। उसने मीट, सूखी सब्जियों और फलों के 2 बैग भी रख लिए। मुझे लगता है कि 3 सप्ताह तक ये चीजें चल जाएंगी। जरूरत पड़ने पर मैं और शिकार कर सकता हूं। अभिमन्यु अपने सभी हथियारों की जांच करते हुए सोच रहा था। अगली सुबह अभिमन्यु जल्दी उठा और स्कूल छोड़कर चुपचाप शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। वहां कई जादूगर स्टूडेंट्स खड़े थे जो अपने घोड़ों को बेच रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि बहुत से लोग वहां से जा रहे हैं। अभिमन्यु ने 2 मजबूत घोड़े और घोड़े की फलियों का एक बैग खरीदने के लिए एक जादुई पत्थर खर्च किया। उसने सब कुछ घोड़ों की काठी से बांध दिया और घोड़ों में से एक पर छलांग लगा दी। दूसरों की तरह ही वो आगे जाते ही सड़क के अंत तक जल्दी से गायब हो गया। 4 दिन बाद बारिश हो रही थी और बादलों ने आसमान को ढक लिया था। गहरे हरे भरे जंगल के बीच मुड़े हुए रास्ते पर 2 घोड़े तेजी से सर पर दौड़ रहे थे। सूखे आकाश के नीचे पेड़ों के पत्तों के उड़ने वाली हवा की आवाज और बारिश के शोर के साथ साथ घोड़ों के पैरों की आवाज गूंज रही थी। धूल से भरा चोगा पहना एक युवक एक घोड़े पर सवार था, जबकि दूसरे घोड़े पर बहुत सारा सामान बंधा हुआ था। बैगों को भीगने से बचाने के लिए उन्हें एक ग्रीन लिनन के कपड़े से ढक दिया गया था। युवक का औसत चेहरा और भूरे बाल थे जो हवा के तेज झोंकों के साथ हवा में उड़ रहे थे। उसकी कमर पर एक क्रॉस गार्ड तलवार बंधी हुई थी और उसकी पीठ पर काले तीरों से भरा एक काला धातु का धनुष और तरकश था। युवक ने काले रंग का टाइट सूट पहना हुआ था। ये युवक अभिमन्यु था। दूर से देखकर उसे यह एहसास हो रहा था जैसे कोई जादूगर वॉरियर कोई बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़कर आ रहा हो या लड़ने जा रहा हो। उसका यह सड़क पर चौथा दिन था। जब से उसने स्कूल छोड़ा था वो काल चक्र साम्राज्य के रास्ते में था। आगे रुकने और आराम करने का फैसला करने से पहले वो आधे घंटे तक रास्ते पर चलता रहा। अपने घोड़े पर सवार होने के दौरान अभिमन्यु ने अपनी चारों ओर देखा और फिर उसने अपने चेहरे से पानी को पोंछने के लिए बैग से एक काला रेशमी दुपट्टा लिया। बारिश के साथ आई हवा के झोंकों ने उसके बाल उड़ाकर उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया था। अभिमन्यु के दोनों घोड़े धीरे धीरे सर पर दौड़ रहे थे। उनके पैरों के जमीन पर गिरने के प्रभाव से पीली मिट्टी हवा में उड़ रही थी।
अनजाने रास्ते पर चलते हुए अभिमन्यु अपने आप में बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। अपनी इस अकेली यात्रा में वो लगातार सोच रहा था कि उसके इस सफर का साथी कौन है। भवानी सिंह, मान्या, सौम्या, प्रोफेसर चक्रपाणी, नैना और अनिका, उन सब ने उसके जीवन में अपना अपना रोल निभाया, लेकिन वो कौन है जो उसकी इस यात्रा का सच्चा सहयात्री है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अभिमन्यु को अभी अपने मन के सागर में और डूबना होगा। क्या अभिमन्यु भावनाओं के इस भंवर से बाहर निकल पाएगा?